बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाज़रीन गिरामी, आज का जो बड़ा दिन है, इस दिन की मुनासबत हमारे कौमी हीरोज़, हमारे वो हीरोज़ जिनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमारे इन्हीं हीरोज़ की वजह से, इनकी कुर्बानियों की वजह से, इनकी कोशिशों की वजह से, इनकी काविशों की वजह से आज मैं इस बड़े दिन पर आपके साथ मौजूद हूँ। ये हमारे वो कौमी हीरो हैं जिनके होने से हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होता है। हमारा जो प्यारा सरसब्ज़ परचम है पूरी दुनिया में सरबलंद है। हम बात करेंगे और हमेशा करते हैं अपनी पाक अफ़वाज की कुर्बानियों पर, और उन्होंने जो कामयाबियां समेटी होती हैं उन कामयाबियों पर। उन्हीं की कामयाबियों का जो सहरा है वो हम सब अपने सर पे सजा के दुश्मन का डट कर मुकाबला करते हैं। दुश्मन को हम ललकारते हैं। हमारी ये ललकार, हमारी ये आवाज़, हमारी ये पहचान 6 सितंबर का दिन। और आज का दिन, इस अजीम दिन के मौके पर आज मेरे साथ जो स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन एक अजीम शख्सियत हैं। आज हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियोज़ में, मेरे साथ मौजूद है एक्स नेवल कमोडोर और प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब, वाइस चांसलर भी हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी। इन्होंने पाकिस्तान नेवी के अंदर रहकर पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात सरअंजाम दी, पाकिस्तान के लिए मज़ीद किस तरह की खिदमात के सरअंजाम दे रहे हैं, ये आज अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करेंगे। इनसे हम बात करेंगे ना सिर्फ मुल्क की सरहदों का दिफा कैसे करते हैं हमारे ये हीरोज़, बल्कि इनसे हम इनके खुशगवार तजुर्बात भी आज जानेंगे। यकीनन आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी। और मेरा जो जोश है, मेरा जो वलवला है, मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुंच रही है। इस आवाज़ की गरज, इस आवाज़ की जो आप देख सकते हैं बुलंदी, मेरा जो लहजा है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, वो इन्हीं की बदौलत है। तो चलते हैं। मज़ीद मैं चाहूँगी कि मैं आपका वक्त ना लूँ। हमारे साथ एक्स नेवल कमोडोर सर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियोज़ में आए, आपने टाइम निकाला। यकीन कीजिए आप जैसे लोगों को देख के, आपसे मिल के, चूँकि मेरे फादर भी पाकिस्तान नेवी में थे, मेरे खून में भी ये जज्बा है और हर पाकिस्तानी, हम सब आप लोगों की बदौलत हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए, पाकिस्तान नेवी के अंदर रहकर आपने जो खिदमात सर अंजाम दी, उन खिदमात को किस तरह से आप सादा अल्फाज में शेयर करेंगे, फिर उस दूसरी तरफ भी हम आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो कि आपने मच। एक बहुत ही अहम दिन पे और एक बहुत ही अहम मौजू पे मुझे यहाँ बुलाया है बातचीत करने के लिए। पाकिस्तान नेवी में एक चीज़ याद रखें कि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है ज़मीन पर रहने के लिए। बेशक। अगर आप समुद्र में ऑपरेट कर रहे हैं, देन यू आर ऑपरेटिंग अगेंस्ट द एनिमी एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द नेचर। बिकॉज समुद्र की जो लहरें हैं उनके साथ मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल काम है। समुद्र का सीना चीरते हुए जाकर दुश्मन से मुकाबला करना, ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इन मुश्किलात में जो सेलर्स और अफसर्स हमारे पाक बहरिया के ऑपरेट करते हैं जी, वो सिर्फ इसलिए ऑपरेट करते हैं कि पूरी कौम के जज्बात उनके साथ होते हैं। वो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो मैरीटाइम ट्रेड कंटिन्यू रहती है। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलती रहती है जब तक उनकी मर्चेंट शिप की हिफाजत पाक बहरिया के जहाज़ करते रहते हैं। बेशक। तो पूरे पाकिस्तान का पहिया चलता रहता है। अगर पाक बहरिया वहाँ पे ऑपरेट ना करे या फुली ऑपरेशनल ना हो तो शायद हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, याद रखें कि पाकिस्तान की 96% जो ट्रेड है वो वाया समंदर है। जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है या यहाँ से बाहर जो आ रहे हैं वाया समंदर है। तो उन तमाम जहाज़ों की जो मर्चेंट शिप्स हैं, जो कंटेनर शिप्स हैं, कार्गो शिप्स हैं, उनकी हिफाजत खैर से अपनी पोर्ट्स पे लाना और यहाँ से बाहर दूसरी मुल्कों में भिजवाना, ये पाक बहरिया की जिम्मेदारी है, उन शिप्स की हिफाजत करना समुद्र में। तो जब हमारी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो रूट्स जिन पे जहाज़ चलते हैं, उनकी सलामती को यकीन बनाना ये पाक बहरिया का काम है। वो 24 घंटे दिन रात मेहनत करते हैं, वो जागते हैं वहाँ पे समुद्र में, तो आवाम अपने घरों में सोती है। बेशक, चाहे हमारी बरी अफवाज हों, चाहे हमारी बहरी अफवाज हों, चाहे हमारी फ़िज़ाई, मैं तो कह रही थी, मैंने तो इंट्रो में कहा कि आप लोगों की बदौलत आज हमारा परचम जो है वो सरबलंद है। तो सर, ये जो ऑपरेशन दवारका था, इसकी तरफ भी आते हैं, कुछ डिटेल्स। 1965 की ये जो जंग थी, इसका कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह से दुश्मन को हमने मात दी और किस तरह से अपने पाँव पर खड़े होकर हमारी जो नेवल फोर्सेज हैं, इन्होंने उनको शिकस्त से दो चार किया था। अच्छा, मेरा पर्सनली तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा बच्चा था, 2-3 साल का उस वक्त। आपने सुना अपने बड़ों से, उन्होंने आपको क्या बताया? पाकिस्तान नेवी का ये कारनामा है, ये मैरीटाइम तारीख में सुनहरे अल्फाज में लिखा गया है। उस वक्त जो एक ऐसा मार्का था जो हमने सर किया,
ये आज तक कोई बहरिया किसी भी मुल्क की नहीं कर सकी। हमने अपने दुश्मन को इस तरह ललकारा कि वो आज तक याद रखता है। वो कैसे याद रखता है? जब 6 सितंबर का दिन आता है तो सबसे पहले तो लैंड पे ऑपरेशन स्टार्ट हुए। आर्मी हर साल 6 सितंबर को, आपको पता है, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 7 सितंबर को फिर एयरफोर्स का डे है। एयरफोर्स ने इसमें शमूलियत अख्तियार की, वो शामिल हुए एक ख़ास जज्बे के साथ। हम 6 तारीख को भी वेट करते रहे कि भारतीय जो हमारे दुश्मन है, भारतीय बहरिया, वो खुले समुद्र में है और हम उसका मुकाबला करें। सही। लेकिन अफसोस कि पूरा 6 सितंबर का दिन गुजर गया, वो मुकाबले के लिए ना निकले बाहर। 7 सितंबर का दिन शुरू होता है। हम फिर इस इंतज़ार में रहे कि हमारा जो दुश्मन है वो आए मुकाबले पे हमारा, हम उसके साथ मुकाबला करें खुले समंदर में। वो ना निकले। 7 सितंबर जब आता है फिर हमने ये फ़ैसला किया कि अगर वो नहीं निकल रहा, 7 सितंबर की रात को हमने ये फ़ैसला किया कि फिर हम चलते हैं। और हम कहाँ चलते हैं? खुले समुद्र में नहीं, हम दुश्मन के घर घुस के उसका मुकाबला करेंगे। कराची से 6 जहाज़ जो थे एक सिंगल लाइन फॉर्मेशन में चलते हैं। 7वां जो जहाज़ था लाइट क्रूज़र बाबर, पीनस बाबर, वो कमांड कर रहा था, लीडिंग शिप था इनकी। ये 7 जहाज़ निकलते हैं और एक ख़ास फॉर्मेशन में इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए ऐसा है कि पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान नेवी अपने दुश्मन को ललकारने के लिए खुले समुद्र में है, मैदान और में वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं दुश्मन की तरफ, और दुश्मन का नामो निशान नहीं है। वो एक खौफ से, एक डर से अपनी बिलों में छुपा हुआ था। और हम चलते चलते 8 सितंबर को इतना करीब पहुंच गए उनके कि उनके बॉर्डर के सिर्फ हम 12 मील दूर थे। और वहां पहुंच के उसके घर पहुंच के हमने द्वारका पे अटैक किया। और जब द्वारका पे अटैक किया तो द्वारका को नीस्त नाबूद कर दिया। सही। उस वक्त हमारे ये 7 जहाज वहां मौजूद थे और इन्होंने इतना ज़बरदस्त वहाँ पे फायरिंग की। 5x38 इंच गन थी हमारी और तकरीबन 50 के करीब इन्होंने राउंड फायर किए। मैं खुद स्पेशलिस्ट हूँ इसमें, गनरी ब्रांच का हूँ मैं, जिसको हम कहते हैं जो गन्स और मिसाइल्स को देखती है। तो मैं आई कैन इमेजिन कि एक गोला कितनी डिस्ट्रक्शन करता है। हमने 50 के करीब गोले वहाँ पे फायर किए। अच्छा। और पूरा जो इनका किला था उसको नीस्तो नाबूद कर दिया। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी था उसको नीस्तो नाबूद करना, उसको तबाह करना क्यों ज़रूरी था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ पे एक रेडार स्टेशन था इनका। और जितने भी इनके हवाई जहाज़ वहाँ से उड़ते थे ये उनको पूरी कंप्लीट एयर पिक्चर देते थे इस रेडार स्टेशन से। इनके बड़े इंपॉर्टेंट बेसिस हैं वहाँ पे, भुज है, जामनगर है, नौलिया है, यहाँ पे इनके बड़े इंपॉर्टेंट बेसिस थे जहाँ पे इनकी एयरफोर्स ऑपरेट करती थी। तो इनके पास एयर पिक्चर भी इसी रेडार स्टेशन तैयार थी, समुद्र की पिक्चर भी इनको मिल रही थी। तो हम चाहते थे अगर इसको हम डिस्ट्रॉय कर दें तो कम से कम इनकी एयरफोर्स जो है ऑपरेट कर रही है वो फिर ऑपरेट नहीं कर सकेगी। और इस मिशन में कामयाब हुए, 100% कामयाब हुए। ना सिर्फ हमने वो तबाह किया बल्कि अगर वो कहते हैं ना कि साथ और क्या डिस्ट्रक्शन हुई, कुछ जो वहाँ पे रेलवे स्टेशन है उनको कुछ गेस्ट थे वहाँ पे, उनके रेलवे के गेस्ट रूम्स थे वहाँ पे, वो डिस्ट्रॉय, कोई सीमेंट फैक्ट्री थी वो भी डिस्ट्रॉय हुई। लेकिन कंप्लीट जो एक्चुअल मिशन था हमारा द्वारका का वो उसके पर खर्चे, मतलब टारगेट आपने वो सेट किया था उस वक्त, मतलब हमारी जो नेवी फोर्सेस है उनकी जानिब से कि हमने वो दुश्मन का वो जहाँ से वो रडार सिस्टम था उसको ही उड़ा के रख दिया। तो डेफिनेटली अच्छा, अभी भी हमारी जो समुद्री हदूद है उनकी खिलाफ वर्जी तो की जाती है और उसका फिर जिस तरह से डटकर हम जवाब देते हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? हमारे कितने मुआहदे हुए इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको पता ही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो समुद्री हदूद की और बाकी जो है ये खिलाफ वर्जी की जाती है इंडिया की जानिब से, भारत की जानिब से। इंडिया को अभी ये बहुत क्लियर है, भारत को ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान नेवी एक प्रोफेशनल नेवी है, इनके साथ समुद्र में मुकाबला करके वो जीत नहीं सकते। अच्छा, जनरली पब्लिक ये पूछते हैं उनके पास तो आपसे 5 गुना बड़ी नेवी है, उनके पास तो बहुत ज़्यादा जहाज़ हैं, उनके पास तो बहुत ज़्यादा सबमरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, तो फिर वो क्यों नहीं मुकाबला कर सकते? अगर वो मुकाबला कर सकते होते तो 65 में, 71 में, उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो आते हैं मैदान में। अब उनके पास सबमरीन्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा सबमरीन्स हैं। समुद्र में सबमरीन को तलाश करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। समुद्र की तह से सबमरीन को ढूंढना बहुत मुश्किल है। हमने गाजी सबमरीन लेके गए 65 वार में, उस गाजी सबमरीन के डर से उनके जहाज बाहर नहीं निकले। 71 में हमारी हंगोर थी, इन्होंने उनका जहाज को पूरी डुबो दिया, वहाँ पे किरपान को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, वहाँ पे जख्मी किया इन्होंने। लेकिन उनकी सबमरीन जब भी हमारे कभी भी पानी में आने की कोशिश करती है वो पकड़ी जाती है। वो इसलिए पकड़ी जाती है कि मैंने आपको कहा कि प्रोफेशनल नेवी है हमारी। उस प्रोफेशनल नेवी होने की वजह से ना तो उनमें जरूरत है कि अपनी सबमरीन्स लेके यहाँ आए, ना उनमें जरूरत है अपनी शिप्स लेके आए। अच्छा।
वो जो छोटे मोटे जो मछेरों को पकड़ने के वो करते रहते हैं, वो छेड़खानी चलती रहती है और ये छेड़खानी का हम भरपूर जवाब देते रहते हैं। जंगें तो बहुत सारी हमने लड़ी भी हैं और हमने जीती भी हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हम जीतते आएंगे। अगर हम माजी की बात करें, अभी फ्यूचर की तरफ थोड़ा आते हैं या प्रेजेंट की बात करते हैं, किस तरह से पाकिस्तान नेवी जो है हमारी ये इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मुल्क की सरहदों का दिफा तो हमारी फोर्सेस करती हैं। बाकी ये सी पैक की तरफ भी आएंगे, लेकिन बेसिकली ये जो एक है मैरीटाइम ट्रेड है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होती है या फिर ब्लू इकोनॉमी की अगर बात होती है, तो इस पे भी हमें थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो देखने वाले सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी बताएं कि बेसिकली हमारी फोर्सेस स्पेशली पाकिस्तान नेवी जो है वो अपना काम किस तरह से कर रही है। देखिए, जिसने आपने दोनों जंगों की बात की है, 65 वार की और 71 की, पाकिस्तान नेवी ने जो अपना इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो मेरी टाइम नेशंस की तारीख में जब लिखा जाएगा तो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। बिल्कुल। बिकॉज हमने ना सिर्फ दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं बल्कि उनके पर खच्चे उड़ा दिए, दोनों वार्स के ऊपर हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अब बातें कि इसके अलावा नेवी क्या करती है। देखिए, किसी भी बहरिया का जो काम होता है उस समुंदर में जो मैरीटाइम ट्रेड होती है और जो उसके रास्ते होते हैं जिसको हम सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, वो इंश्योर करना होता है कि आपकी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट उन जहाज़ों के ज़रिए, चाहे वो कार्गो शिप्स हों, वो कंटेनर शिप्स हों, वो ऑयल टैंकर्स हों, उन तमाम रास्ते जो मैरीटाइम ट्रेड के उनके ऊपर बाहिफाजत चलते रहें। सही। तो उसके लिए जो पाक बहरिया है ये अपनी खिदमत अंजाम दे रही है समुंदर में। समुंदर में कितना बड़ा इलाका है हमारा वो देख लेते हैं। अब हम 290,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है हमारा समुंदर में, जो कि पाकिस्तान का एरिया है। अभी जो 290,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये पूरे पंजाब और केपी के को मिला लें इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया है। इसमें एक तो मैंने आपको कहा कि हमारा काम है कि इंश्योर करना कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी हिफाजत व जहाज चलते रहें जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, हमारे रास्ते खुले रहें। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जिसने कुरान पाक में कहा है कि मेरा फजल तलाश करो समुंदर से। बीइंग ए मैरीटाइम नेशन हमने क्या करना है, हमें वो एहसास ही नहीं है। इस मुल्क में लैंड ओरिएंटेड ज़्यादा हम फोकस करते हैं लैंड के ऊपर, ऐसे ही तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सी ब्लाइंडनेस, वो प्रिवेल करती है इस मुल्क में। अच्छा, हमें उससे निकल के समुंदर की तरफ देखना पड़ेगा। अब जो ब्लू इकानमी की आपने बात की तो बहुत सारे सेगमेंट हैं समुंदर में, सही, जिस तरह शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, शिप मेकिंग इंडस्ट्री है, शिप एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं, हार्बर्स हैं, पोर्ट्स हैं, मैरीटाइम ट्रेड है, फिशरी है, ये वो तमाम सेगमेंट्स हैं जिनसे हम पैसे अर्न कर सकते हैं और अर्न करते हैं। अगर इस पे फोकस किया जाए तो फिर हमारा जो हम बार बार कहते हैं ना कि बड़ा फ्रजाइल इकोनॉमी है मुल्क की, वो बेहतर हो सकती है। उसके एग्जांपल मैं आपको मैरीटाइम फिशरी के दे सकता हूँ कि जो हमारी कैपेबिलिटी है समुंदर से फ़िश को निकाल के एक्सपोर्ट करने की, वो 3 से 4 बिलियन US डॉलर्स की है, लेकिन हमने किसी साल भी 400 मिलियन से ज़्यादा ऊपर नहीं किया, क्योंकि हमारे अगर हम उस साइड पे चले जाए क्लिफ्टन मनोड़ा जहाँ पे ज़्यादातर ये काम होता है, वहाँ पे हमारे लोकल जो मछेरे होते हैं उनके पास सारा ये होल्ड है, कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इस बारे में भी ये बड़ा एक जो है अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई 30,000 के करीब हमारी कश्तियाँ जो समुद्र में ऑपरेट करती हैं फिशिंग के लिए, ठीक है, उनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। उनके ऊपर हमारे जो आइस प्लांट्स हैं वो लगाने की ज़रूरत है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाने की ज़रूरत है, उनके पास जो गैजेट्स हैं वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स के साथ उनको फिशिंग करनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को अगर देखें, फिर जो कैच हम फिश पकड़ते हैं उसको वैल्यू ऐड करने के बाद एक्सपोर्ट करें तो हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं 3 से 4 बिलियन US डॉलर्स का एनुअली, लेकिन हमारा फोकस नहीं है। अच्छा, इसी तरह अगर हम मैरीटाइम ट्रेड की बात करें, ट्रेड पे जनरली आपके पास अपने शिप्स होने चाहिए जो आपका कार्गो लेके जाएं या आपका कार्गो लेके आएँ। अगर आप 70s में मुझे पूछते हैं 1970 में कितने जहाज़ थे पाकिस्तान के पास मर्चेंट शिप, उस वक्त 74 जहाज़ थे। आज उससे ज़्यादा होने चाहिए। आज हमारे पास सिर्फ 11 जहाज़ हैं और वो 11 जहाज़ कितना, उस वक्त 74 थे, अब 11 रह गए हैं। oh my God. तो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे पास अपने मर्चेंट शिप्स, अपने कार्गो शिप्स होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे ये हमें बात करनी चाहिए। हमारे पास मौका है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है। हम अगर फ़िज़ाई बात करते हैं फोर्सेस की, या हम लोग इसमें मतलब ये है कि नेवी को उस तरह से कंसीडर नहीं किया जा रहा है, आप उसको इस तरह से प्रेफरेंस नहीं मिल रही है, राइट? इस बारे में भी दो चीज़ें, हम किस तरह से आवाज़ उठा सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए? बेसिकली 2 चीज़ें, एक तो वो जो पाकिस्तान नेवी है, पाक बहरिया है, इसका काम है समुद्र में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड, राइट, दे आर वेरी इफेक्टिवली परफॉर्मिंग, वो तो कर रहे हैं, वो डेफिनेटली। लेकिन जो मर्चेंट शिप्स कितने होने चाहिए ये डिबेटेबल टॉपिक है। हमारे पास इनफ होने चाहिए, कम से कम उतने होने चाहिए कि 60-70% अपना लोड हम खुद उठा सकें। तो जब तक हमारे पास अपने शिप्स नहीं होंगे तो हम ये इशू रहेगा।
अच्छा, अब फिर अगर हमारे पास शिप्स नहीं है तो हमारा कार्गो कौन उठा रहा है? हम रेंट आउट करते हैं, किराए पे जहाज लेते हैं। जो किराए पे जहाज ले रहे हैं उनको हम डॉलर्स में पे कर रहे हैं फ्रेट चार्जेस। तो डॉलर की तो पहले फुकदान है हमारे पास। जो डॉलर्स थोड़े से हैं वो हम किराए पे जहाज लेके उनको दे देते हैं। तो ये वो पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने शिप्स लेने चाहिए, कम से कम ये डॉलर तो बचेंगे। अच्छा, दूसरा, जिसने आजकल रेड सी में ऑपरेशंस हो रहे हैं, कहीं भी वार जोन होता है, जो मर्चेंट शिप्स ऑपरेट करते हैं, यानी जो किराया जो आपसे लेते हैं, वो कहते हैं हम डबल लेंगे फ्रेट, तो चार्जेस डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं। तो अगर हमारे शिप्स आज जिनको हमने किराए पे लिया हुआ है और वो ऑपरेट कर रहे हैं रेड सी में, और डबल ट्रिपल आपसे फ्रेट चार्जेस ले रहे हैं, दैट टू इन डॉलर्स। अगर हमारे पास अपने जहाज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर हमें किराए पे जहाज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसी तरह अगर आप मैरीटाइम टूरिज्म की बात करें, हमारी जो कोस्ट है ये 1000 किलोमीटर तो आपने बुक पे लिखी है ना आपने, वो मैं पढ़ रही थी आपकी, पाकिस्तान मैरीटाइम टूरिज्म अफेयर्स। तो इस बारे में बताइएगा। इस बुक में आपने स्पेशली ये जो है आर्मी ऑफिसर जो होते हैं बेसिकली रिटायरमेंट के बाद, अक्सर हम किसी भी शोबे से मुंसलिक होते हैं ना, तो जब हम रिटायर हो जाते हैं तो फिर हमारा फोकस होता है अपनी पर्सनल लाइफ पे, हम थोड़ा सा मतलब फैमिली, बच्चे, अपनी पर्सनल लाइफ को फोकस करें। लेकिन मैंने देखा है हमारे जितने भी, मैंने खुद, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आर्मी ऑफिसर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, किसी न किसी फॉर्म पे, किसी न किसी शक्ल में वो अपना हिस्सा जो है ना वो डाल रहे होते हैं। देखिए, मैं फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछे ना, खासतौर पर नेवल अफसर्स की बात आपसे करूँगा, ये सारी उम्र समुद्र में ऑपरेट करते हैं। ये कोस्ट लाइन पे रहते हैं, कोस्ट लाइन को देखते हैं और ये बड़ा अफसरदा रहते हैं। इनको अफसोस है, दुनिया में आप कहीं भी जाएं, विजिट करने के लिए, सैर करने के लिए जाते हैं, अपने फ्रेंड को कहते हैं सबसे पहले कि मैंने सी साइड पे जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो सी साइड है हम उसको डेवलप नहीं कर सके। अच्छा। और थ्रू आउट आवर नेवल लाइफ हम यही सोचते रहते हैं कि यार इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। अब जो किताब है पाकिस्तान मैरीटाइम टूरिज्म जो मैंने लिखी है, इसमें मैंने वो आइडेंटिफाई की हैं साइट्स कि बलूचिस्तान कोस्ट के ऊपर कितनी साइट्स हैं जो पे टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है, और जो हमारी सिंध कोस्ट है इसके ऊपर कितनी वो साइट्स हैं जहाँ पे किया जा सकता है। ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी साइट्स हैं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी, ब्लू लेगून्स दिए हुए हैं, और मैं कहता हूँ इतने ज़बरदस्त हैं, आप जाएँ यू विल बी सरप्राइज कि पाकिस्तान के पास इतना ज़बरदस्त कोस्ट लाइन है, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर सके। अब वक्त आ गया कि हमें थोड़ा सा फोकस टूरिज्म पे करना चाहिए। पाकिस्तान में आप किसी भी पूछे ना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, या किसी यंगस्टर से पूछे, न्यूली मैरिड कपल से पूछे कि आपने पिकनिक पे कहाँ जाना है, तो सब आपको नॉर्दर्न एरिया बताएंगे। नॉर्दर्न एरिया वो स्वात का गाम से आगे नहीं निकलते, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है तो वो गिलगित जाना शुरू हो गया, चित्राल चले जाते हैं। हमने कभी बात ही नहीं की किसी, हमें साउथ में भी जाना चाहिए, हमें कोस्टल एरिया भी जाना, हमें जिवनी भी जाना चाहिए, और बारा भी जाना चाहिए, ग्वादर भी जाना चाहिए। बस नहीं, इसलिए नहीं करते कि बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अंजेलिना जोली जब पाकिस्तान आई थी तो वो कोस्टल एरिया में गई थी। अच्छा। उसने जाके विजिट किया और उसने एक रॉक देखी, उसने प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया उसको, इतनी खूबसूरत रॉक है। अच्छा। बट उसको देखने की जरूरत है, उस एरिया को डेवलप करने की जरूरत है। तो इस मेरे ख्याल कोस्ट के ऊपर हमें थोड़ा सी तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ अपनी कोस्टल बेल्ट को डेवलप कर लें ना, तब भी पाकिस्तान के। अच्छा, आपका इंटरेस्ट मुझे शो हो रहा है, लेकिन ऑन जॉब रहते हुए, ऑन ड्यूटी रहते हुए, तब आपका जो फ्री टाइम होता था, जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं आप जैसे, उनका जो फ्री टाइम होता है, आप किस तरह से उसको एंटरटेन करते हैं, उसको आप किस तरह से एंजॉय करते हैं? मतलब आप तो ज़्यादा सी साइड पे फिर जाते होंगे। देखिए, समुद्र की सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग समुद्र में ऑपरेट करते हैं, चाहे वो शिप्स में हों, सबमरीन्स पे हों, समुद्र में जब ऑपरेट करते हैं, आप अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। अच्छा, व्हाई आई एम सेइंग यू आर मोर क्लोज टू ऑलमाइटी अल्लाह, बिकॉज समुद्र में ना तो मार्केट है जहाँ आप जा सकते हैं, ना कोई सिनेमा है जहाँ पे जाना दुनिया है, सिर्फ आप कायनात, एक अलग कायनात, ब्लू समुद्र है, नीचे ब्लू समुद्र और ऊपर ब्लू स्काई है, और बीच में आप है। तो आसमान और समुद्र के दरमियान में और कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ यू एंड योर ऑलमाइटी, नेचर के बहुत करीब। और नेचर के बहुत करीब में फिर मैं ये भी बता दूं कि हर शिप पे मस्जिद भी होते हैं जहाँ जाके 5 टाइम प्रे करते हैं, अल्लाह ताला का करते हैं। फिर हम मौत के बहुत करीब होते हैं। देखें ना, शिप्स के ऊपर रोलिंग, पिचिंग, ज्वाइंग, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसके आपकी अपनी बॉडी पे भी इफेक्ट होते हैं। बट वो एक खास जज्बा है नेवी वालों के पास, जिस जज्बे के तहत ये हौसला करते हैं। ये जज्बा कैसे आया आप में? आप मतलब जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जब बच्चे थे, आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ? आपको कैसे लगा कि नहीं आपने पाकिस्तान नेवी में जाना है, या फिर होता है कि लक बाय चांस था, या खुद सोचा हुआ था कि नहीं मैंने मुल्क के लिए कुछ करना? बड़ा फ्रैंकली आपको बताऊं, जब भी 14 अगस्त, 6 सितंबर, 23 मार्च होता है, टीवी पे मीडिया वाले बड़े प्रोग्राम दिखाते हैं। वो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो फैसिनेट आपको करते हैं, और यहाँ से आप पिक करते हैं कि मैंने किस फोर्स में जाना है। नेवी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, एक ही बात है, किसी भी फोर्स में आप जाएं, ये वही लोग जा सकते हैं जिनके अंदर वो जज्बा है, जिनके अंदर वो हौसला है, और जो वतन के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। जान देने का जो जज्बा है ये सिर्फ पाकिस्तान में है।
जो मैं बात कर रहा था ना, आप मुझसे पूछ रहे थे कि भारत के पास बहुत ज़्यादा जहाज़ हैं। हाँ। तो एक चीज़ होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी। हमारे पास क्वालिटी है, उनके पास क्वांटिटी है, और कोई कंपैरिजन नहीं है क्वालिटी और क्वांटिटी की। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी मैटर अच्छा, मेरा काम है ना, जब मैं स्टूडियो में होती हूँ, जब ब्रेकिंग आ जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और आती है ब्रेकिंग, जब हम ब्रेकिंग करते हैं और जब वो वाली न्यूज़ आती है ना हमारी फोर्सेस से रिलेटेड, तो उस वक्त जो ब्रेकिंग करने का एक स्टाइल होता है ना, वो जोश, वो वलवला, वो ऑटोमेटिकली वो अल्लाह की देन है। लेकिन उसमें जब हम पढ़ते हैं ना कि हमारी समंदरी हदूद की खिलाफ वर्जी की है, तो फौरी तौर पर जब हमारा रिएक्शन होता है वो फिर बड़ा मजे का होता है, जिस तरह से हम पढ़ रहे होते हैं, अपने ऑडियंस को बता रहे होते हैं। वो जज्बा इसीलिए ना, अब की पाकिस्तान में जब भी बच्चा शहीद होता है, अगर उसकी मदर का जाके उसकी माँ का इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं जी मेरे अगर 6 बच्चों को मैं 6 के 6 बच्चों को भेज दूंगी, ये तो एक बच्चा कुर्बान हुआ इस वतन पे। तो आज भी वो माएँ सलामत हैं, जिंदा और सलामत हैं, जो अपने बच्चों को भेजती हैं, और बच्चे भी जिंदा और सलामत हैं, जो रात को ख़त लिखते हैं कि शायद कल मैं ना आपसे बात कर सकूँ। ये वो जज्बा है मुल्क की हिफाजत का जो हमारी आर्म फोर्सेस में है, वो चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयर फोर्स में, उस जज्बे के साथ लड़ते हैं। बेशक। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट इज़ नॉट द गन हू फाइट, इट्स मैन बिहाइंड द गन। तो गन्स जैसी मर्जी उनके पास हों, जो जज्बा नहीं है उनके पास, वो जज्बा सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और उस जज्बे की बेस के ऊपर हम जाके जंग लड़ते हैं। और इसलिए कि हमें पता है हमारी पूरी कौम हमारे साथ है। जब तक इस कौम का साथ हमारे साथ है, हम एक दूसरे के संग चल रहे हैं, कामयाबी कामयाबी है हमारे लिए। अच्छा, बड़े वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन्ड और बड़ा एक जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं आपकी लाइफ होती है, लेकिन डेफिनेटली आप उसके अलावा जब आप थोड़ा टाइम होता है फैमिली की तरफ आते हैं, पर्सनल लाइफ की तरफ, तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती है। आप किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते थे? कुछ एक्सपीरियंस मैं चाहती हूँ अपना कुछ शेयर करें, कुछ अच्छी यादें आपकी जो आप बताना चाहते हैं आज इस प्लेटफॉर्म से। मैं तो देखें जी, सबसे पहली बात तो ये करूँगा कि आपने यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब किसी भी प्रोफेशन में हो, बहुत ज़रूरी, आपने वो बैलेंस जरूर मेंटेन करना है। उतना ही टाइम आपने अपनी फैमिली को भी देना है, जितना टाइम आपने अपने प्रोफेशन को देना है। अच्छा, हमारा जो आर्म फोर्सेज में है वो राउंड द क्लॉक आप काम कर रहे हो, ठीक है, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपने कितने बजे दफ्तर जाना और कितने बजे घर आना। मीडिया में भी ऐसे ही है। इस पूरे उसके दौरान राउंड द क्लॉक जब आप काम करें, एक खास जज्बे के साथ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, चूंकि आपके साथ वो जज्बा होता है, तो आपकी फैमिली भी उसी जज्बे के साथ आपके साथ जिंदा उनकी रह रही सपोर्ट, होती है, उनकी सपोर्ट एग्जैक्टली वो आपके साथ जो होती है। फोर्सेज की जो वाइफ्स या बच्चे, वो कंप्लेन नहीं करते कि आप लेट क्यों आए हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर एग्जैक्टली नोइंग कि आप क्या काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग फॉर दिस कंट्री। तो ये वो जज्बा उनके अंदर होता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जी जो फोर्सेज के लोग होते हैं, उनके बच्चे भी फोर्स में चले जाते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने वो जज्बा देखा हुआ होता है जो उनको अपने वालिद की तरफ से मिलता है। इसी जज्बे को वो आगे लेके जाते हैं, वो खुद भी फिर अप्लाई कर देते हैं कि मैंने भी फोर्सेज में, वो चले जाते हैं। रूल्स बड़े होते हैं, बड़े मतलब एक ना एक डिफरेंट नेचर होती है उनका, ब्रॉटअप शायद ऐसे वो होता है कि उनका बड़े वो टाइमिंग्स का ख्याल रखना, पंक्चुअल, वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी इन चीज़ों को बड़ा वो मैटर करते हैं, है ना। आप दूसरों से थोड़े से पता चल जाता है भाई इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड जो है ना वो आर्मी से है। देखिए, मैं तो अभी आपको एग्जांपल दिया कि प्रोफेशनल नेवी की हम बात कर रहे थे। ये प्रोफेशनल नेवी तभी है ना अगर आप डिसिप्लिन हैं। अगर आप डिसिप्लिन ना हो तो पिछले दिनों आपने देखा भारतीय नेवी का जहाज पोर्ट पे खड़ा खड़ा और डूब गया। अब पूरी दुनिया में एक जग हंसाई हो रही है कि ये कैसे हो सकता है कि एक जहाज पोर्ट पे खड़ा खड़ा डूब गया। शाम को जहाज में आग लगती है, उन्होंने आग बुझा दी, सुबह जहाज डूब गया। हाउ इट इज पॉसिबल कि जहाज, ये वो नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, सिर्फ ये उनका इशू है। ये पाकिस्तान नेवी में नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड मिलेगा। यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। तो वो जो मैं बार बार जान देने वाला जज्बे की बात करता हूँ, इसीलिए वो जज्बा कायम है कि हमें पता है हेयर आफ्टर अल्लाह ताला इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। बेशक। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप आए, आपने टाइम निकाला, और आज के दिन की मुनासिबत में चाहती हूँ जाते जाते आप कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं हमारे वो नौजवान जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। बस एक चीज़ है जी, वर्क हार्ड एंड बिलीव ऑन ऑलमाइटी अल्लाह। हर अच्छी और बुरी चीज़ जो आपकी लाइफ में वो अल्लाह ताला की तरफ से है। आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर वर्कआउट करें, वीकनेसेस को ओवरकम करें, और फिर रिजल्ट्स जो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। यू विल गेट बेस्ट रिजल्ट इन योर लाइफ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन, न्यू प्लस से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने